नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 2 लेक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं और अब हम तीसरे लेक्चर की ओर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम मध्य प्रदेश के इतिहास का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं महाजनपद के बारे में। बौद्ध ग्रंथ अंगत्तुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उत्तर भारत के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईस्वी यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास की हम बातें कर रहे हैं, यानी कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की हम बातें कर रहे हैं। तो महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, तथा जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। जिस प्रकार हिंदू धर्म का ग्रंथ होता है श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, इस्लाम धर्म के लिए कुरान होती है, उसी प्रकार बौद्ध और जैन धर्म के यह ग्रंथ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद की 2 प्रसिद्ध महाजनपद अवंती, उज्जैन तथा चेदी, जो कि बुंदेलखंड या इसे हम वर्तमान में खजुराहो के नाम से जानते हैं, का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो आइए दोस्तों, इन दोनों महाजनपदों के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेदी महाजनपद के बारे में। तो चेदी महाजनपद, पहला पॉइंट है इसमें, चेदी महाजनपद बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपवर्ती भूभाग में विस्तृत था और इसके उत्तर में यमुना नदी प्रवाहित होती थी। तो दोस्तों, बुंदेलखंड का पूर्वी भाग यानी कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जिसमें कि खजुराहो आ गया, टीकमगढ़ आ गया, निवाड़ी आ गया, छतरपुर, पन्ना, ये जो भी ज़िले हैं, ललितपुर, झांसी वाले, ये सभी ज़िले जो वाला क्षेत्र है, स्पेशली हम खजुराहो को चेदी महाजनपद के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं। तो वर्तमान खजुराहो का नाम ही चेदी था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि खजुराहो को ही उस समय पर चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला बिंदु है, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तमती, जो कि महाभारत के अनुसार तथा जातक कथाओं के अनुसार सोत्थिवती थी। तो सुक्तिमती जब महाभारत काल हुआ था, उस समय इसकी राजधानी का नाम सुक्तिमती था, तथा जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन कथाओं के अनुसार इसकी राजधानी का नाम क्या था? तो सोत्थिवती था। जैन स्रोतों के अनुसार अभिचंद्र नामक राजा ने विंध्य प्रदेश में चेदी राष्ट्र की स्थापना की, जिसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजर्षि वासु था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं और हम आगे देखते हैं कि महाभारत काल में शिशुपाल चेदी का राजा था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो दोस्तों, आपने महाभारत काल में सुना होगा शिशुपाल के बारे में। ये वही शिशुपाल है, जब इसका जन्म हुआ था तब इसको 3 आँखें थी। तो भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में खेलते हुए इसकी आँख गिर जाएगी, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु, या वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और जब बचपन में भगवान श्री कृष्ण इसे खिलाने गए, क्योंकि ये उनकी बुआ का लड़का था, तो ये उनको खिलाने गए, तो उनकी गोद में इसको लेते ही इसकी आंख निकल गई, और उसी समय ये निश्चित हो गया था कि शिशुपाल का वध कृष्ण के द्वारा किया जाएगा। और कृष्ण ने फिर अपनी बुआ को वचन दिए थे कि इसकी 100 गलतियाँ क्षमा करेंगे और 100 के बाद इसका वध कर देंगे। तो यह वही शिशुपाल है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, तात्कालिक चेदी महाजनपद वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत था तथा बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जेजाक भुक्ती था। ठीक है दोस्तों, जेजाक भुक्ती। मालवा का नामकरण, अगला पॉइंट है, मालवा का नामकरण ओलिकर वंश के द्वारा मालव जाति के
अधिकता के कारण किया गया था। तो दोस्तों ये मालव जाति जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में निवास करती थी और उस समय मालवा पर ओलिकर वंश का शासन था और यहाँ पर मालव जाति निवास करती थी। तो ओलव जाति के द्वारा ही इस क्षेत्र का नामकरण किया गया, मालवा का नामकरण किया गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और हमारा चेदी जनपद खत्म होता है और अब हम बढ़ते हैं अवंतिका महाजनपद की ओर। अवंतिका महाजनपद में हम देखते हैं कि अवंती महाजनपद तथा पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में स्थित थी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था तथा इसका बौद्धकालीन राजा अच्युतगामी, माफ कीजिएगा, बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी था। तो दोस्तों हम लोगों ने अवंतिका का नाम अवंतिका और उज्जैन सुना, लेकिन इसके अलावा एक और नाम जो कि बौद्धकालीन नाम था वो था अच्युतगामी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन अवंतिका का नरेश चंद्रप्रगोत था, जिसका इलाज किसके द्वारा किया गया था? तो चरक के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों उज्जैन या अवंतिका का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो राजाओं के नाम आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अशोक, क्योंकि वो उस समय पर अवंतिका का राज्यपाल था, और इसके बाद में महाराजा विक्रमादित्य का नाम भी आता है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन की बात की जाए तो उनके समकालीन जो वहाँ का नरेश था या अवंतिका का नरेश था वो था राजा चंद्रप्रगोद। आगे बढ़ जाते हैं और हम अगला क्वेश्चन है, अवंतिका की दो राजधानियाँ थी। तो पहली जो राजधानी थी यह अवंतिका को दो भागों में बांट रखा था, एक था उत्तरी अवंतिका, दूसरा था दक्षिणी अवंतिका। तो जो उत्तरी अवंतिका थी उसकी राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण अवंतिका की राजधानी थी माहिष्मती। आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों राजधानियों के मध्य वैत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, महेश्वर के समीप मंडलेश्वर नगर में प्रसिद्ध आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मध्य विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। यह स्थान वर्तमान में 56 देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यही महेश्वर में ही आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ बनी हुई है। यहीं पर आगे बढ़ जाते हैं हम और हमारा अगला पॉइंट है, अवंतिका के दो प्रसिद्ध नगर थे। अवंतिका महाजनपद के दो प्रसिद्ध नगर थे, जिसमें एक था कुरंदर तथा दूसरा था सुदर्शनपुर। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, राजा बनने से पूर्व सम्राट अशोक अवंतिका के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मौर्य काल का समय चल रहा था तब जो सम्राट अशोक थे उनको अवंतिका का राज्यपाल बनाकर नियुक्त किया गया था। आगे जाते हैं और हमारा अगला, तो ये दोनों जनपदों के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ प्राचीनतम स्थल हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्राचीनतम स्थलों में नाम आता है तो भीमबेटका का नाम आता है। भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में स्थित है। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं भीमबेटका के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत अब्दुल्लागंज तहसील में रायसेन जिले में यह स्थित है। इसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो सन 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। इसका संबंध पूरा पाषाण से लेकर तो नवपाषाण युग तक रहा है। अब दोस्तों इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज 1957-58 में V.S. वाकणकर जो कि नीमच के निवासी थे, विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, इसका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से था। दोस्तों पांडवों का अज्ञातवास यानी कि अगर हम कहें तो इसका संबंध महाभारत काल से था, क्योंकि जब कौरवों और पांडवों के बीच चौपड़ का खेल खेला गया था तो उस समय जब पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, तब अंतिम बार जब उन्होंने शर्त लगाई थी, अब दांव पर चीज़ें लगाई थी, तो उनसे शर्त लगाई गई थी कि अगर आप इस बार यह खेल हार जाते हैं तो आपको 12 वर्ष का
तो आपको वनवास दिया जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। तो जो अज्ञातवास था वह अज्ञातवास इन्होंने, उस अज्ञातवास का संबंध हमारे भीमबेटका से ही है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, इन गुफाओं में आखेट, युद्ध, पक्षी, धार्मिक व्यक्तियों का चित्रांकन किया गया है। अगला पॉइंट है, यह सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 700 में से 500 सेल चित्र बनाए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला स्थान है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो कि यह भी कहाँ पर स्थित है, तो यह रायसेन में स्थित है। हमारा पहला पॉइंट है सांची से संबंधित, तो यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं तो स्तूप का अर्थ, तो स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी का टीला। अगला पॉइंट है खोज, तो इसकी खोज जनरल टेलर द्वारा 1818 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1912 से 1919 में सर जॉन मार्शल ने उत्खनन कार्य करवाया था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश का दूसरा स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अभी मध्य प्रदेश के टोटल 3 स्थल हैं, हम तीसरे स्थल के बारे में भी देखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, सारीपुत्र तथा महामोगलायन जो कि भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, इनकी अस्थियां यहाँ सांची स्तूप में रखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, इसका आकार अर्धचंद्राकार है जिसे गुप्त काल में काकनाड के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि काकनाड, रायसेन को ही काकनाड उस समय पर कहा जाता था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे है, निर्माण के समय चेतीगिरी पर्वत का निर्माण किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है, सांची में 3 स्तूप है जो कि किस काल से संबंधित है, तो यह मौर्य काल से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन स्तूप में रेलिंग नहीं थी जबकि मौर्योत्तर काल में रेलिंग का निर्माण किया गया था जिसे वेदिका कहा गया है। तो मतलब दोस्तों जब यह शुरू में बनाया गया था, जब मौर्य काल में इसका निर्माण किया गया था, तब यहाँ पर रेलिंग नहीं थी, लेकिन मौर्य काल की समाप्ति होते होते इसमें रेलिंग का निर्माण कर दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को भरहुत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो रेलिंग है उसको तो हम वेदिका कहते हैं और जो वहाँ पर सजावट की गई है उसको हम भरहुत कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की वेदिका का पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था जो कि शुंग वंश का राजा था। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो 200 का नया नोट है उस पर पूछा जाता है कि उस पर कौन सा चित्र अंकित किया गया है। तो दोस्तों 200 के नए नोट पर सांची स्तूप का चित्र अंकित किया गया है जो कि 2017 में नई करेंसी आई थी। अब पूछा जाता है कि भारतीय भाषाओं, माफ़ कीजिएगा, भारतीय नोटों पर कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों आप जब भी देखेंगे तो एक बॉक्स के अंदर ऐसी भाषाएं लिखी हुई है, तो आप इनको गिनेंगे तो वो टोटल 15 भाषाएं हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने अभी 17 भाषाएं क्यों बताई। तो दोस्तों आप उसमें देखना कि सबसे ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है और बगल में ही या उसके साइड में ही हिंदी में लिखा रहता है। तो इस प्रकार मिलाकर टोटल 17 भाषाएँ हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं और हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण नोटों पर कौन कौन से चित्र हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और 2000 के नए नोट पर, तो दोस्तों 2000 के नए नोट पर मंगलयान का चित्र है और साथ ही साथ उसमें नीचे की साइड हाथी, मोर, कमल का फूल, तीनों चित्र भी अंकित है। तो अगर मान लो मंगलयान का ना पूछा जाए और इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन आ जाए तो भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब दोस्तों चूँकि पुराना 2000 का नोट नहीं था लेकिन पुराना 1000 का नोट था, तो उस पुराने 1000 के नोट पर भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से चित्र अंकित थे और कौन से नहीं थे। तो दोस्तों 1000 के उस पुराने नोट पर हमें जो चित्र अंकित है वो है कंप्यूटर शिक्षा, मंगलयान, गेहूं की बाली, सेना का टैंक और समुद्री जहाज। ये सभी चीज़ें हमें
1000 के पुराने नोट पर देखने को मिलती है। क्योंकि अब ये नोट समाप्त कर दिया गया है, इसलिए यह सब देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला नोट आता है 500 का नया नोट। तो 500 के नए नोट पर हमने अभी जो चित्र अंकित किया है वह है लाल किले का। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है कि 500 रुपये का जो पुराना नोट था उस पर कौन सा चित्र अंकित था। तो उस पर गांधी जी की दांडी यात्रा का, या जो नमक सत्याग्रह के लिए जो यात्रा निकाली गई थी, उसका चित्र अंकित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और अब आते हैं हम 100 रुपये के नोट पर। तो 100 रुपये के नोट पर हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो पुराना 100 रुपये का नोट है उस पर कौन सा चित्र अंकित है। तो दोस्तों उस पर हिमालय का चित्र अंकित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि 100 रुपये के नए नोट पर कौन सा चित्र अंकित है। तो दोस्तों इस पर रानी की वाव, जो कि गुजरात का एक स्थल है, वह चित्र अंकित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला नोट है 50 रुपये का पुराना नोट। तो 50 रुपये के पुराने नोट पर दोस्तों संसद भवन को दर्शाया गया है, जो कि 64 योगिनी मंदिर जो कि मुरैना में स्थित है उसके जैसा बनाया गया है, या उसकी संरचना उसके जैसी है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं 50 रुपये के नए नोट पर कौन सा चित्र अंकित है। तो 50 रुपये के नए नोट पर हम्पी के रथ का चित्र अंकित किया गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और यह हम्पी का जो रथ है, यह इस रथ को चट्टानों को काटकर एक रथ का रूप प्रदान किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि 20 रुपये के पुराने नोट पर कौन सा चित्र अंकित था। तो आप देखिएगा 20 रुपये का पुराना नोट जो कि रेड कलर का था, उसके ऊपर नारियल के पेड़ का चित्र अंकित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि 20 रुपये का जो नया नोट है उस नए नोट पर कौन सा चित्र अंकित किया गया है। तो 20 रुपये के नए नोट पर एलोरा गुफा का चित्र अंकित किया गया है, और ये एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसका संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि 10 रुपये के पुराने नोट पर कौन सा चित्र अंकित था। तो हम देखते हैं कि 10 रुपये के पुराने नोट पर बाघ, हाथी और गेंडा, इन तीनों का चित्र अंकित किया गया था। 10 रुपये के नए नोट पर कौन सा चित्र है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा का है, यह दर्शाया गया है। और दोस्तों हमारा आखिरी नोट है जो कि 5 रुपये का नोट है, और उस समय ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान को उस नोट पर दिखाया गया था। तो दोस्तों यह सभी थे हमारे नोट, जिनके ऊपर कौन कौन से चित्र अंकित किए गए हैं, किस किस प्रकार के चित्र हैं। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर अंकित की गई है। तो होपफुली एक ना एक क्वेश्चन इन नोटों से अवश्य ही पूछा जाएगा, तो इन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिए। हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला स्थल है भरहूत स्तूप, जो कि कहाँ पर स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित शुंगकालीन आंध्र युग स्तूप है। तो भरहूत स्तूप का संबंध किस वंश से है। तो शुंग काल से है और आंध्र युग का स्तूप है। आगे बढ़ जाते हैं। इस स्तूप का निर्माण अशोक के काल में हुआ था तथा इस स्तूप का विकास शुंग काल में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। यह सतना जिले के उचहेरा में स्थित है। अब खोज की बात कर लेते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कर्निंघम द्वारा की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, अगर हमसे पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिरों की खोज, जो कि हमें पता है कि खजुराहो में पहले 80 मंदिरों की खोज की गई थी और अभी वर्तमान में 20 मंदिर ऐसे हैं जो सही स्वरूप में है, बाकी सब नष्ट हो चुके हैं। तो इन मंदिरों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इन मंदिरों की खोज की गई थी टी.एस. भट्ट द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह स्तूप नष्ट हो गया है तथा इसके अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित किए गए हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरहूप स्तूप के जो अवशेष है वो कहाँ पर रखे गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता संग्रहालय में। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, यह स्तूप बलुआ पत्थर तथा साधारण ईंटों से बना हुआ है, जिसकी वेदिका के चारों ओर 11 तोरण द्वार और वेदिका में कुल 80 स्तंभ हैं। तो दोस्तों यह था हमारा भरहूत स्तूप के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला स्तूप जो है वह है भरथरी गुफा। भरथरी गुफा जो कि उज्जैन में स्थित है। तो
इसके बारे में जानते हैं तो भरथरी एक गुफा भी है और भरथरी जो कि मालवा का एक लोकगीत भी था। तो भरथरी के बारे में जानते हैं तो भरथरी गुफा कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। यह गुफा नाथ संप्रदाय के बाबा गोरखनाथ की साधना स्थली मानी जाती है और बाबा गोरखनाथ ही वह व्यक्ति है जिन्होंने राजा भर्तृहरि को जो सन्यासी जीवन है उसके बारे में उपदेश प्रदान किया था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है 11वीं शताब्दी में परमार वंशियों ने कालियादेह महल के समीप इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों यह कालियादेह जिसे वहाँ लोकल में केडी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, तो 11वीं शताब्दी में परमार वंशी राजाओं के द्वारा इसके पास में जो भरथरी गुफा है उसका निर्माण करवाया गया था। ये गुफाएं रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस गुफा के अंदर बहुत सारे आकर्षक और रंगीन चित्र बनाए गए हैं जो कि काफ़ी देखने योग्य है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो अगला स्थल है वह है बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाएं जो कि कहाँ पर स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। आइए बाघ की गुफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो बाघ की गुफा धार जिले की कुक्षी तहसील के बाघ नामक कस्बे में बाघ नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों ये बाघ की गुफा की अगर तुलना की बात की जाए तो इसकी तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं के से तुलना की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं और इन गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। खोज की बात कर लेते हैं तो खोज इसकी 1818 ईस्वी में डेंगरफील्ड के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं और इसमें कुल गुफाओं की कितनी संख्या है, तो टोटल इसमें 9 गुफाएं खोजी गई थी, जिसमें से वर्तमान में 5 गुफाओं का अस्तित्व आज भी है। आगे बढ़ जाते हैं और अधिकतम गुफाओं का संबंध 7वीं शताब्दी से है। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। बाघ की गुफा की चित्रकारी है, यह प्रमुख चित्रकारी है और काफ़ी दर्शनीय चित्रकारी है। आगे बढ़ जाते हैं और 1951 में यह राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है इस गुफा की चित्रकारी में स्त्री प्रेम और विरह की दशाओं को दर्शाया गया है। हमारा अगला पॉइंट है बाघ की गुफा की चित्रकला को बौद्धकालीन गुफा चित्र का प्राण कहते हैं। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाघ की गुफा की जो चित्रकला है उनकी तुलना किससे की गई है, तो यह बौद्धकालीन गुफा चित्र के प्राण के रूप में से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है गुफा नंबर 2 का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बौद्ध का है। तो हर गुफा के अंदर कुछ चित्र हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और गुफा नंबर 2 की बात की जाए तो इस गुफा नंबर 2 में पद्मपाणि बुद्ध का चित्र है। अब गुफा नंबर 4 में अधोस वस्त्र धारण किए हुए नर्तकियों का घेरा बनाकर नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है बाघ की चित्रकारी में धार्मिक प्रभाव, घोड़े एवं हाथियों की सवारी, जुलूस का दर्शन एवं जीवन का अलौकिक प्रभाव दिखाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगर बात की जाए कि जुलूस निकालने की प्रथा सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो बाघ की गुफाओं के कुछ नाम हैं, हर एक गुफाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उन गुफाओं के बारे में देख लेते हैं। तो जो गुफा नंबर 1 है या पहली गुफा है उस गुफा को ग्रह गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 2 तो गुफा नंबर 2 को पंच पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 3 तो गुफा नंबर 3 को हाथी खाना गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 4 की बात कर ली जाए तो गुफा नंबर 4 को रंग महल गुफा के नाम से जाना जाता है। और अंतिम जो गुफा है वो है गुफा नंबर 5 और इसे पाठशाला गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।